प्रीवियस क्लास का सारा चीज याद है आर्यन? वेव फ्रंट वगैरह याद है ना? चलो उसी बेसिस पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए प्लेन सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक ग्लास स्लैब ले ले हम लोग, और एक प्लेन वेव फ्रंट का प्रोपेगेशन रियर टू डेंसर। तो यही हमारा एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एज्यूम कर ले, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक, स्पीड ऑफ वेव c इन एयर, स्पीड ऑफ वेव v इन डेंसर मीडियम। अब यहां से ये वेव सबसे पहले तो दो पैरेलल लाइन जो इस सरफेस पे एंटर किया इंटरफेस पे, तो एक प्लेन वेव फ्रंट होगा और वो प्लेन वेव फ्रंट ए बी है। तो बेसिक हमने पहले सीख रखा है हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक वेव फ्रंट फॉर्म करता है। तो जो नया वेव फ्रंट फॉर्म करेगा, इस पे जितने भी पॉइंट्स, जितने भी वेवलेट्स है, वो एक सोर्स की तरह एक्ट करता है और फिर एक नया वेव फ्रंट बनाता है। तो हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको रेडियस मानकर के एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं इक्वल रेडियस का, और इस पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये नया वेव फ्रंट हम लोगों को मिलता। तो इनिशियल पॉइंट ए बी ये प्राइमरी सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है और नया वेव फ्रंट सी डी पर बना और ये टैंजेंट ड्रॉ किया। इसका मतलब ये जो वेव फ्रंट है ये ए सी इस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, और AC और BD दोनों का रेडियस इक्वल है। तो यहां पर बिल्कुल वैसे ही AB एक प्लेन वेव फ्रंट है। तो AB जो प्लेन वेव फ्रंट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द रे, इसलिए AB परपेंडिकुलर टू द रे है। अब जो नया वेव फ्रंट बनेगा A से C, तो A से C रेडियस लेके आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो A to C ये बन जाएगा। फिर इसी तरह से B से D ये बन जाएगा, और यहां पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा जिसको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस या सिंपल ग्लास स्लैब है उसके साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल आई हो जाएगा, और ये जो एंगल फॉर्म करेगा ये आर हो जाएगा। और इंसिडेंट नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये एंगल आई होगा, और यहां पर ये जो रिफ्रैक्टेड है वो नॉर्मल के साथ एंगल आर फॉर्म करेगा। क्लियर? यही बेसिक था हम लोगों का। इसी बेसिस पर अब हम लोग रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए से सी और सी से डी, इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर ये एंगल हमारा आई फॉर्म किया, रे का नॉर्मल के साथ एंगल, इंसिडेंट वेव फ्रंट का सरफेस के साथ, ठीक, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का सरफेस के साथ। क्लियर? यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग साइन आई बाई साइन आर का रेशियो निकालेंगे। तो साइन आई बाई साइन आई देखो निकाल करके क्या आता है। चलो कॉपी निकालो, साइन आई बाई साइन आर वही लिखा है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्विक, देखो ये आया साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू। सेकेंडरी वेवलेट्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से स्प्रेड हो रहा है और एक हेमिस्फीयर बना रहा है जो क्या बन रहा है? एडी। एडी का वैल्यू क्या हो गया? आर के बराबर, और वो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो साइन आई का वैल्यू देखो यहां से क्या बना,
साइन आई बाई साइन आर। साइन आई क्या बना? बीसी, बीसी बाई एसी। साइन आर का वैल्यू बताओ। साइन आर एडी और एसी। एसी कॉमन हो गया, क्या बचा? बीसी बाई एडी। बीसी का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन एयर। तो डिस्टेंस को क्या लिखते हो? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एयर में क्या है? सी, ठीक है, और इनटू टाइम, सेम टाइम लगेगा। एडी क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन द डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम के लिए स्पीड क्या लिखा? v इंटू टी। टी और टी कट गया, क्या आ गया? c बाई वी। c बाई वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये स्नेल्स लॉ है। आ गया समझ में? क्लियर? ये तब हुआ जब आप रेयर टू डेंसर जा रहे हैं। इसी तरह से मान लो क्वेश्चन दे देगा डेंसर टू रेयर, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। चलो अब डेंसर टू रेयर, ये डेंसर मीडियम, यहां से रे ऑफ लाइट, पहले सबसे पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, यहां से एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करेंगे, ए टू सी और फिर बी टू डी। तो ए टू सी ड्रॉ कर लिया, फिर बी टू डी, दोनों को मिला दिया, टेंजेंट। नॉर्मल ड्रॉ करके फिर हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज कर लेंगे, ठीक। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई फॉर्म किया, इंसिडेंट वेव फ्रंट सरफेस के साथ आई, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ आर, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सरफेस के साथ आर, फिर वैसे ही निकाल लो। इसमें क्या आएगा? आप स्नेल्स लॉ को कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस फॉर्म से यूज करके देखो। साइन आई बाई साइन आर का रेशियो क्या आ रहा है? 1 बाई म्यू आ जाएगा, देखो करके। हम लोगों ने आई ले लिया डेंसर मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं उससे। साइन आर निकालो, साइन आई निकालो, वैसे इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, देखो साइन आई बाई साइन आर सेम वैल्यू आएगा 1 बाई म्यू का। हमने आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो ये पार्ट हो गया हमारा हाइजेंस। अब जो क्वेश्चन का फॉर्म रहेगा, अभी जो पीडीएफ भेजा है, गौर किया? पूरे पीडीएफ को देखा है? नहीं देखा होगा, गुड। लास्ट में हमने ये बताया पीडीएफ में कैसे रिवीजन करना चाहिए। पूरे वेव ऑप्टिक्स को सिर्फ 2 स्लाइड में बताया, आज जाके चेक करना, लिखा हुआ रिवीजन एट ए ग्लांस। तो ट्रिक बताया एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसलिए कहा था कि छुट्टी में आप काम करेंगे, लेकिन नहीं कोई काम किया। चलिए आ जाए हम लोग, अब नेक्स्ट आ जाए। अब यहां पर ये पैटर्न है, ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, पहला स्फेरिकल, पॉइंट सोर्स। तो इंटेंसिटी का सोर्स का जो डिस्टेंस होगा वो आर है। जब स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म करेगा, पॉइंट सोर्स होगा, तो इंटेंसिटी वैरीज एज 1 बाई आर स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड वैरीज एज 1 बाई आर, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड रूट ऑफ इंटेंसिटी, इसलिए 1 बाई आर स्क्वायर का रूट निकालोगे तो 1 बाई आर हो जाए, ठीक। सिलेंड्रिकल के लिए इंटेंसिटी वैरीज एज 1 बाई आर,
एम्पलीट्यूड 1/√r। प्लेन वेव फ्रंट ऐसा ही शेप बना था, इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन और एम्पलीट्यूड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट के लिए डिस्टेंस क्या है, फार अवे, इसलिए वो प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म करता है। आ गया समझ में? अब आ जाए बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। प्रिज्म में कैसा बिहेवियर देगा, कॉन्वेक्स लेंस में कैसा देगा, कॉनकेव मिरर में कैसा देगा। तो सबसे पहले एक प्रिज्म ले लिया, अब यहां से इंसिडेंट वेव फ्रंट एंटर किया, जो कि इंसिडेंट रे पर नॉर्मल होगा। अब जब यहां से वेव फ्रंट इंटर करेगा इसके वर्टेक्स पे, और ये यहां से एंटर करेगा इसके बेस पे, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लाइट वेव, वो बेस एरिया से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और यहां से इसको कम टाइम लगेगा, इसलिए वेव यहां जल्दी पहुंच जाए और ये वेव लेट से पहुंचे, इसलिए फाइनली वेव बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द बेस। रिपीट कर रहे हैं, यहां से जो ये वेव एंटर हुआ, ये सिर्फ इसके एज को टच करेगा और ये पूरे बेस से होता हुआ जाएगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन द रिफ्रैक्टिंग मीडिया वो ज्यादा हो गया ना, तो ये स्लोली पहुंचेगा और ये वाला क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए वेव बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द बेस, इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट नहीं रिफ्रैक्टेड लिखना चाहिए था। तो ये ऐसा वेव फ्रंट बन जाए। समझ में आ गया? यहां पर इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या, बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से, जो कि यहां पर एयर में दोनों वेव इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन यहां पर इसको ज्यादा लग रहा है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट लिखाएगा, चलिए वो मिस्टेक है। तो यहां तक समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन भी क्या है, लोअर पार्ट बी का क्या कहता है, प्लेन वेव फ्रंट ट्रेवल्स थ्रू द ग्रेटेस्ट थिकनेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म, और वो स्लो डाउन हो जाता है मोस्ट और अपर पार्ट मीडियम थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, और वो क्या होगा, लिस्ट होगा, इसलिए रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट टिल्टेड बेंड हो गया। तो प्रिज्म से ऐसा बिहेवियर मिलेगा। क्लियर? अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, कॉन्वेक्स लेंस से देखिए कैसा बनता है। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्रैक्शन के बाद देखो फोकस पर मिला, कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, एक जगह पर बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे वेव कन्वर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट पर, इसलिए हम इसको कन्वर्जेंट वेव फ्रंट कहेंगे। इसलिए रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट वेव फ्रंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि कन्वर्जेंट वेव फ्रंट किस पोजीशन पर मिलता है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाए कॉनकेव मिरर। यहां से देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट, जिसको हम लोग प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। ठीक, फोकस पर मिला और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा बना, कन्वर्जेंट वेव फ्रंट बना। तो कन्वर्जेंट वेव फ्रंट के दो एग्जाम्पल हो गए, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर। अब वैसे ही डाइवर्जेंट वेव फ्रंट का बना सकते हैं, किसके किस लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये थोड़ा हमने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया कि सेंट्रल पार्ट जो बी का है वो ज्यादा थिकनेस को ट्रैवल कर रहा है, तो स्लो डाउन मोस्ट हो गया, ये जल्दी वेव यहां पर पहुंचेगा, इसलिए कन्वर्जेंट वेव फ्रंट। ठीक, बिहेवियर समझ में आ गया। अब आ जाए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरफेरेंस का मतलब यह होता है कि जब भी दो वेव ट्रेन, टू लाइट वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, सेम डायरेक्शन में सुपरपोज कर जाए, तो इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और एक जगह पर मैक्सिमम होता है और एक जगह पर मिनिमम होता है।
इसी फेनोमेना को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी इंटरफेरेंस होता है तो वेव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। सिंपली देखिए, एक वेव ट्रेन, इस वेव ट्रेन का फ्रीक्वेंसी मान लो ν1 है, दूसरा वेव ट्रेन का फ्रीक्वेंसी ν2 है। अब ये दोनों सुपर इंपोज कर रहा है। क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस आ सकते? दोनों वेव सुपरपोज कर जाए, ठीक, कलर बदल दो, यहां से ओवरलैप कर गया, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट या सेम, दोनों साइन का फंक्शन, ऐसा समझ लो। ओमेगा दोनों का सेम, न्यू दोनों का सेम, और दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो इस सुपरपोजिशन को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। दूसरा कंडीशन, एक वेव ऐसे, दूसरा वेव ऐसे, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, इसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। और तीसरा कंडीशन, दोनों का फ्रीक्वेंसी, यहां भी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन ये स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बनता है। और तीसरा कंडीशन आता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी अनइक्वल लेकिन डायरेक्शन सेम, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, दोनों का ओमेगा 1, एक का ओमेगा 1, एक का ओमेगा 2, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग, उस कंडीशन है बीट्स का फॉर्मेशन। हम लोगों के सिलेबस पे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या आ गया? सिंपल, two waves of same frequency having constant or zero phase superpose each other, resulting in the variation of intensity with time or space, becoming maximum at some point and minimum at some point. मैक्सिम जब होता है तो हम उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड का एडिशन और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना, और जहां पर मिनिमम होता है वहां पे एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होगा, और उस कंडीशन में उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड का एडिशन, मिनिमम होगा तो डिस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। ये चीज दिमाग में रखना है। तो हमारे सिलेबस पे इंटरफेरेंस है अभी वेव ऑप्टिक्स में, ठीक। अब यहां पर जैसे एक एग्जांपल दिया, एक वेव ऐसा है, ठीक, दूसरा वेव देखते, ऐसा वेव है, तो एक पहले वाले वेव को हमने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया, दूसरे वाले को ग्रीन से किया, और रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया, यहां पर देख लो, ब्लू कलर से। एक मैक्सिमम देगा और एक मिनिमम देगा, ठीक। ये दिखाया हमने, देखो, एक E1 और एक E2, एक बार एडिशन हो गया E1 प्लस E2, ये बन गए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आया समझ में यहां तक? दूसरा पार्ट देखिए, एक वेव ऐसे, दूसरा वेव ऐसे, एम्पलीट्यूड कम हो गया, मिनिमम बन गया, तो क्या देगा, E1 माइनस E2 देगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया? 100%। आर्यन जी, एक मिनट, चलिए यहां तक हो गया, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाए यंग्स, सॉरी वो प्रोस्टिफिसिस होगा, वो कॉमा लिखा गया बाय मिस्टेक, थोड़ा एरर आ रहा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसको समझने की कोशिश करो। ये हमारा लाइट सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है।
जिसका वेवलेंथ लेमडा है, एक नैरो स्लिट है जिससे इस से जो वेव पैटर्न निकलेगा, इससे जो वेव का फॉर्मेशन होगा, ये फिर दो स्लिट से पास करेगा, इसलिए नाम पड़ गया यंग्स डबल स्लिट एक्स। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी सोर्स ऑफ लाइट किसी स्लिट से पास करता है तो स्लिट का हर पॉइंट एक प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह एक्ट करता है और सेकेंडरी वेव फ्रंट और वेवलेट्स क्रिएट करता है। तो यहां से एक वेव फ्रंट इस तरह से फॉर्म कर गया, और वो वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। लीनियर सोर्स है, पॉइंट सोर्स नहीं है। पॉइंट सोर्स रहता तो क्या बनता? स्फेरिकल बनता। ठीक, अब इसके सिमेट्रिकली दो स्लिट यंग्स ने लिया, S1 और S2, और देखिए किस तरह से वेव पैटर्न सुपर इम्पोज। रिपीट कर रहे हैं, फिगर को समझने का कोशिश करो। सोर्स S से वेव फ्रंट निकले, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। S से जो वेव निकलेगा दूसरा स्लिट S1 और फिर S2 पर एंटर करेगा। S1 S2 से भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। अब वो वेव फ्रंट को हम लोगों ने वेव के फॉर्म में एक को क्रेस्ट और एक को ट्रफ मान लिया। क्रेस्ट को डार्क लाइन से मान लिया और ट्रफ को डॉटेड लाइन से। तो ऐसा हो सकता है कि इंटरफेरेंस से पढ़ा कि दो वेव ट्रेन ट्रैवल करेंगे सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी, तो सुपर इंपोज करेंगे। इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डार्क लाइन है जिसको हम लोग क्रेस्ट कह रहे हैं वो डॉटेड लाइन से इंटरफेयर हो जाए, उसके ऊपर ओवरलैप कर, डार्क डार्क भी कर जाएगा, डॉटेड डॉटेड भी करेगा। क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ ओवरलैप करेगा, ट्रफ ट्रफ के साथ करेगा, क्रेस्ट ट्रफ के साथ करेगा। क्लियर है यहां तक? यही हमने दो वेव फ्रंट दिखाया, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट S1 से और एक S2 से। कुछ डॉटेड देखो डार्क से ओवरलैप कर रहा है, कुछ डॉटेड डॉटेड से, कुछ डार्क डार्क से। अब इसके आगे हमने एक स्क्रीन को प्लेस कर दिया और स्क्रीन पर ऐसा पैटर्न बन गया, और कहीं पर हम लोगों को ब्राइट मिल रहा है, कहीं पर डार्क मिल रहा है, कहीं ब्राइट कहीं डार्क। इस चीज को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर देखा। कुछ पिक्चर क्लियर हुआ? सिंपल इसको बोर्ड पे ड्रॉ करते तो शायद नहीं हो, शायद उतना ढंग से नहीं समझ में आता। समझ में आ गया? अब यहां पर ये पोजीशन आ गया। अब ब्राइट कब बनेगा? तो कहता कि जब ब्राइट का फॉर्मेशन होगा तो दोनों वेव, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ ओवरलैप कर, तो ब्राइट का फॉर्मेशन। डार्क का फॉर्मेशन कहता तब होगा जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से ओवरलैप कर रहा है। यहां भी वैसे ही बन रहा है, इस तरह से। तो यहां पर ये ब्राइट फ्रिंज, सब कुछ समझाएंगे फ्रिंज क्या है अभी। तो ब्राइट का पोजीशन मिला, फिर वैसे ही डार्क, और ये कहता कि ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क मिलता जाएगा और कंसेक्यूटिव। और यदि इसका डिस्टेंस इक्वल हो गया, पाथ लेंथ इक्वल हो गया, फेज डिफरेंस सेम हो गया, पाथ डिफरेंस सेम हो गया, मान लो सब लेमडा पर मिल रहा है या लेमडा बाई 2 पर मिल रहा है, तो इंटेंसिटी का जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सबका एम्पलीट्यूड सेम आएगा। ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क फॉर्म करता जा रहा है, कहीं भी सेपरेशन ऐसा नहीं हो। तो थोड़ा सा हल्का जो कि ज्योमेट्रिकली डायग्राम बनाया तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन देखने से लग रहा है स्क्रीन पर कि सारे इक्विडिस्टेंट है। आ गया समझ में? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये ऐसा नहीं कि आपको ड्रॉ करने पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि किस समय ब्राइट बनता है, किस समय डार्क बनता है। ठीक,
अब इसी को हमने एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट को देखिएगा। ओ हमारा ब्राइट है, P1 हमारा डार्क है, P1 डैश भी डार्क है, P2 ब्राइट है, P2 डैश भी डार्क। ठीक, अब इसी को एक्सप्लेन किया, देखिएगा एक एक लाइन। क्या था, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां से इल्यूमिनेट्स हो गए, तो नैरो स्लीट पर ये एंटर करेगा S1 और S2 पर, दोनों सिमेट्रिकली है और हमको ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड से अपीयर होता है, और इसको हम लोग इंटरफेरेंस फ्रिंज कहते हैं। ठीक, इसका मतलब ये लोकस है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्रिंज। ठीक, अब यहां पर अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स कहां से निकले, स्लिट से निकले, और सॉलिड कर्व को हमने क्रेस्ट से रिप्रेजेंट किया, डॉटेड कर्व को ट्रफ से रिप्रेजेंट किया, और फिर हम लोगों को जो लाइंस मिला वहां पर देखिए, ओ पर, P2 पर और P2 डैश पर ब्राइट मिला, फिर कहां पर मिला हम लोगों को डार्क, P1 और P1 डैश पर मिला। ये चीज हमने एक्सप्लेन किया यहां पर, समझ में आ गया। अब हमारे एग्जाम में आएगा तो सिंपल हम एक सोर्स एस दिखाएंगे, स्लिट दिखाएंगे, S1 S2 दिखाएंगे, आप वेव बना सकते हो, नहीं भी बना सकते, और फिर इंटरफेरेंस पैटर्न पर ये ब्राइट डार्क लिख दोगे। और ब्राइट डार्क को लिखने का बेस्ट है कि वहां पर आप वेव के फॉर्म में बता दोगे, क्रेस्ट क्रेस्ट से ओवरलैप कर रहा है, क्रेस्ट ट्रफ से ओवरलैप कर रहा है, तो ब्राइट हो गया, एक डार्क हो गया, वैसे ही दिखाएंगे। आ गया समझ में? 100% क्लियर है। अब यहां पर वेव का सुपरपोजिशन, जब वेव सुपरपोज करता है तो इस कंडीशन में हमने क्या कहा था, सुपरपोजिशन होगा, तो यहां पर वेक्टर सम होता है वेव इक्वेशन का, इसी को हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। और इससे रिलेटेड हमारे कुछ टर्म है। सबसे पहला टर्म है फेज। फेज क्या है यहां पर, जैसे y इज इक्वल टू वेव को हमने लिखा a साइन ओमेगा टी, y हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, a हमारा एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा टी हमारा क्या कहलाता, फेज कहलाता है। इसका मतलब फेज कोई भी मतलब वाइब्रेटिंग ऑसिलेटिंग सिस्टम का एक ऐसा क्वांटिटी है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन और पोजीशन ऑफ पार्टिकल को बताता है। तो साइन है तो साइन का वेव क्या बताएगा भाई, 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस पर मिनिमम एम्पलीट्यूड, फिर मैक्सिमम, तो कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम, कुछ पॉइंट पर मिनिमम, ये पोजीशन को बता देगा। कहां से कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, वो बता देगा। दूसरा फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जैसे मान लो कि दो वेव है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, दोनों के आर्गुमेंट और एंगल का डिफरेंस निकालो, ओमेगा टी में से ओमेगा टी घटा दो, फाई आ जाएगा, तो फेज डिफरेंस फाई कहलाता। मान लो यहां पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 रहता और यहां ओमेगा टी ओनली रहता, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 माइनस ओमेगा टी पाई बाई 3, उसका फेज डिफरेंस। क्लियर। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कहता है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वे। अब यहां पर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, ये याद रखना, ये हम बताएंगे भी कैसे आता है, बहुत इजी है। हम लोग फाई को लिखते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में, वहां से ये वैल्यू आता है। पाथ डिफरेंस का रिलेशन फेज डिफरेंस के साथ, उसी तरह से टाइम डिफरेंस का रिलेशन फेज डिफरेंस के साथ टी बाई 2 पाई, ये सब टर्म हम लोगों को याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, जैसे हमने एक वेव ले लिया y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 ले लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है। अब दोनों को ऐड करने के बाद हम लोगों का रिजल्ट ये मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे रिजल्ट आया, सिंपली इसी इक्वेशन को हम लोगों ने कैरी किया। अब ये a1 साइन ओमेगा टी, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो a2 साइन, लिख सकते हो a साइन, यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्म लिख दिया, तो साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं। अब यहां पर साइन वाले पार्ट को एक साथ कर दिया, साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाई, फिर यहां पर ये ए टू साइन फाई और कॉस ओमेगा टी। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक और स्टेप ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं और आगे यहां से a1 प्लस ए टू कॉस फाई और साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह से a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ये लिख दिया। ये वाले पार्ट को हमने मान लिया ए कॉस, ये साइन है तो यहां पर ए कॉस थीटा, और इस वाले को मान लिया ए साइन थीटा। अब ये हमारे लेफ्ट साइड में यह लिखा जो हमने एज्यूम किया, a1 प्लस ए टू कॉस फाई, इसी तरह से ए साइन थीटा का वैल्यू a2 साइन फाई। अब यहां से ये a कॉमन ले लो, क्या बन गया ये कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन, क्या बन जाएगा ये साइन ए प्लस बी का फॉर्म ओमेगा टी प्लस थीटा। इसका मतलब हम लोगों ने इसको साइन के फॉर्म में लिखा तो रिजल्टेंट भी साइन ही आया। अब ये जो हम लोगों ने एज्यूम किया जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को बताएगा, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस होना चाहिए। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस क्या कहता है कि दोनों को स्क्वायर करके सम कर दें, इसका भी स्क्वायर करें इसका भी स्क्वायर करके सम करेंगे तो एलएचएस में क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दे देगा। अब राइट हैंड साइड में क्या आ गया a1 प्लस ए टू कॉस फाई का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, क्या बन गया ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और ये क्या बन जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बोलो ठीक है यहां तक। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a2 स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब ये फाइनली a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई बन गया। ठीक, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू ये आ गया। अब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इसका मतलब ये बन जाएगा I, इसी तरह से ये a1 स्क्वायर I1 बन जाएगा, इसी तरह से a2 स्क्वायर क्या बन जाएगा I2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। तो एम्पलीट्यूड का रिजल्ट भी मिल गया और इंटेंसिटी का भी रिजल्ट मिल गया। क्लियर है, ये डेरिवेशन आता है, यही मिला, इंटेंसिटी भी मिल गया एम्पलीट्यूड भी मिल गया। अब यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा सेम फेज होगा, तो सेम फेज का मतलब क्या होगा 0 डिग्री या 2n पाई, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू, अब ये वैल्यू डाल देंगे तो क्या बन जाएगा फाई बराबर 0 डिग्री। अब यहां पर इसका पाथ डिफरेंस कैसे आया, तो अभी हमने आपको इसके पहले बताया था इंपॉर्टेंट टर्म्स में डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। अब ये डेल्टा फाई कितना आ गया 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई कट गया तो यहां पर पाथ डिफरेंस क्या बन गया n लेमडा, इसलिए पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा n लेमडा। इसका मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा इस पोजीशन पर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो ब्राइट जो मिलेगा सेंटर से लेमडा डिस्टेंस पर, फिर नेक्स्ट ब्राइट फर्स्ट ब्राइट से लेमडा डिस्टेंस पर, या सेंटर से 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, ये बताएगा कि कहां कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है। ठीक, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा बताओ, इसमें
साइन का कॉस का वैल्यू 1 डालोगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो ऐड हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से इंटेंसिटी ऐड हो जाए। डिस्ट्रक्टिव के लिए बताओ क्या बन जाएगा? कॉस फाई का वैल्यू मिनिमम मतलब -1। जब -1 होगा तो डिस्ट्रक्टिव दिखाएगा। थोड़ा एरर है, पहले भी एक एरर आया था, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या आ गया? 180 डिग्री का, इसको डिस्ट्रक्टिव बना लेंगे आप लोग, ठीक है। और पाथ रेफरेंस क्या आ जाएगा? फिर वैसे ही डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ रेफरेंस, उससे निकालोगे तो 2n-1 लेमडा बाई 2, n का वैल्यू 1 डालो, इसका मतलब लेमडा बाई 2 पर मिलेगा डार्क। तो सेंटर ब्राइट और ब्राइट के बीच में लेमडा, तो उसके बीच में डार्क आ गया लेमडा बाई 2 पर, आधे पर। इसलिए दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आ रहा है। ठीक, इसी तरह से एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा? ये साइन नेगेटिव, तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो मिनिमम में 0 दे देगा, डार्क बन गया। ठीक, इसी तरह से इंटेंसिटी भी 0 दे देगा। आ गया समझ में? तो यहां तक आप लोग कंप्लीट कर देंगे। देखिए एनालिसिस टाइम फिक्स है, कभी जल्दी फेल नहीं होता, वैसे ही पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए। आप लोगों का भी